Hello children, how are you? So finally after so many days we are going to complete our chapter ecosystem and we have come to the conclusion part of the ecosystem. So I will continue from interdependence between organism. Interdependence between organism का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं, साझेदारी से वो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. An organism with its environment are needs for its survival and it also aids in the functioning of an ecosystem as a whole. हम सब एक दूसरे के साथ साझेदारी में रहते हैं और हम लोग को एक इकोसिस्टम चाहिए रहता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट जिसमें हम लोग रह सके, इन विच वी कैन सर्वाइव, एंड दिस एंड आवर सर्वाइवल विथ आवर एनवायरनमेंट एड्स टू द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में वो ऐड करता है, ठीक है, हेल्प्स द इकोसिस्टम. मतलब हमारा इस अर्थ में रहना इस अर्थ के लिए एक तरीके से एक फ़ायदा भी है. जब हम सांस लेते हैं तो हम लोग CO2 रिलीज़ करते हैं जो कि प्लांट के लिए फ़ायदा है. जब प्लांट फोटोसिंथेसाइज करते हैं वो O2 रिलीज़ करते हैं, तो हम लोग एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं अर्थ में. तो अल्टीमेटली आवर सर्वाइवल इटसेल्फ इट एड्स टू द इकोसिस्टम. एड्स मीनिंग ऑफ एड्स इज हेल्प्स. ओके. The effect that the organism in a community have on one another is called बायोलॉजिकल इंटरेक्शन. बायोलॉजिकल इंटरेक्शन मतलब लाइफ इंटरेक्शन. एक किस्म का ऑर्गेनिज्म दूसरे किस्म का ऑर्गेनिज्म एक दूसरे में जो इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते और एक दूसरे के ऊपर एक इफेक्ट डालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन. दुनिया में अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं और अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से उनका लाइफस्टाइल चलता है, ठीक है. और कोई किसी को फ़ायदा पहुंचाता है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, और ये इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन. जो कि अभी इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? वी विल रीड अबाउट प्रेडेशन, सिम्बायोसिस, पैरासाइटिज्म. प्रेडेशन मतलब बहुत ही सिंपल एग्जांपल में ले लो, और शेर का एग्जांपल ले लो और डियर का एग्जांपल ले लो. हियर टाइप शेर लायन इज द प्रेडेटर एंड डियर इज द प्रे. मतलब शिकार और शिकारी का रिश्ता. तो एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हुआ कि नहीं. वो लायन को लाइफ स्टाइल उसका ज़िंदगी चलने के लिए क्या चाहिए? शिकार चाहिए. तो लायन शिकारी है, शिकार पे अटैक करता है. दिस इज कॉल्ड प्रेडेशन, ठीक है, इन विच लायन इज द प्रेडेटर एंड डियर इज द प्रे, शिकार. सिम्बायोसिस. क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सिम्बायोसिस एंड पैरासाइटिज्म. सिम्बायोसिस क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप, दो स्पीसीज का ऐसा रिलेशनशिप इन विच एटलीस्ट वन स्पीसीज बेनिफिट्स. एक को फ़ायदा होता है. तो सिम्बायोसिस में क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें किसी एक को फ़ायदा होता है. पैरासाइटिज्म में क्या होता है? इन विच एक को फ़ायदा होता है पर एक को नुकसान भी होता है. सिम्बायोसिस में ज़रूरी नहीं है कि नुकसान हो, बट पैरासाइटिज्म में एक को फ़ायदा होता है और एक का नुकसान होता है. In exam, quite often this is a very important question, that is difference between symbiosis and parasitism. So let us come to symbiosis in detail. For the other species, the relationship between two organisms may be positive, negative, or neutral. Mutualism, communalism, and parasitism are three basic types of symbiosis. Mutualism मतलब दोनों को फायदा, ठीक है. कम्युनलिज्म मतलब हो सकता है एक को फायदा पहुंचता हो, दूसरे को फायदा नहीं पहुंचता हो. एंड पैरासाइटिज्म मतलब एक को फायदा पहुंचेगा और दूसरे को नुकसान होगा. अंडरस्टूड? अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म. जैसा कि मैंने कहा दोनों को फायदा होगा तो म्यूचुअलिज्म. एग्जाम्पल गोबी फिश एंड श्रिम्प. चिल्ड्रन, गोबी फिश एंड श्रिम्प के बारे में तुम लोगों को समझने के लिए मैं एक लिंक भेजूंगी. I will share it in the description box, or I will share it in your WhatsApp, and you will see it. Then you will understand how goby fish and shrimp they are helpful for each other. Okay. A symbiotic relationship in which one species benefits while the other species is not affected. जैसे कि मैंने बताया, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, कम्युनलिज्म में एक को फायदा और दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है. नुकसान नहीं बट फर्क भी नहीं पड़ता है. नॉट अफेक्टेड, दैट इज कम्युनलिज्म. ओके. एंड लास्टली इज पैरासाइटिज्म जिसमें एक को फायदा होगा एंड द अदर इज हार्म्ड. जैसे कि हमारे पेट में जो रहने वाले कीड़े, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हमारा खाना खा लेते हैं, उनको फायदा हो रहा है, नुकसान हमें हो रहा है. दैट इज पैरासाइटिज्म. ओके.
नाउ कमिंग टुवर्ड्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सिंपल सी बात है, तुम लोग को ये 2 लाइन में अगर मैं समझाऊँ तो प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? हम लोग को प्लांट से फूड और ऑक्सीजन मिलता है, बदले में प्लांट्स को हम लोगों से जब हम लोग रेस्पायर करते हैं CO2 मिलता है, वो CO2 प्लांट यूटिलाइज करता है अपना खाना बनाने के लिए। सिंपल। तो प्लांट से हम लोग को खाना मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, और प्लांट को हम लोग से CO2 मिलता है और खाना बनाने का एक जरिया मिलता है। ऑब्वियसली CO2 से वो फोटोसिंथेसाइज करके अपना खाना बनाता है। और इसके अलावा कुछ एनिमल्स है जो अपना शेल्टर बनाते हैं प्लांट्स में, ठीक है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स है जो अपना शेल्टर बनाते हैं। सो प्लांट्स आर द होम्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ओके। इसके अलावा और क्या फ़ायदा होता है? बर्ड्स और इंसेक्ट्स क्या करते हैं? प्लांट के सीड्स को कैरी करते हैं, ठीक है, तो वो पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो इससे हम लोग को समझ में आया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ओके, दे सपोर्ट एंड हेल्प ईच अदर। सो हियर इज द बॉक्स, वॉट एवर आई हैव डिस्क्राइब्ड इन दिस लिटिल बॉक्स इट हैज़ बिन गिवन। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड इट। जो मैंने अभी समझाया उसे ही पॉइंट वाइज इस बॉक्स में दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और इससे आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो जो मैंने बताए हैं वो पॉइंट्स यहाँ पर है। इन केस फिर भी कुछ पॉइंट आपको समझने में डिफिकल्टी हो, यू कैन आस्क मी। ऑफ ऑल द पॉइंट्स देयर इज वन पॉइंट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन, दैट इज द रोल ऑफ अर्थवॉर्म। एक है अर्थवॉर्म ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल को टर्न करता है, लूजन्स द सॉइल, दैट मीन्स इट एरेट्स द सॉइल, सॉइल को लूज बनाता है ताकि वो प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। इट ऑल्सो बाय द एक्सक्रीटा ऑफ द अर्थवॉर्म इट ऑल्सो एड्स humus to the soil, adding to the fertility of the soil, okay. Now balance in nature, the interdependence of plants and animals create a balance in nature, obviously। जैसे कि हम प्लांट को देते हैं CO2, प्लांट हम लोग को देता है O2, एक किस्म का बैलेंस हो गया। इसके अलावा बहुत सारे तरीका है बैलेंस क्रिएट करता है हमारे प्लांट्स और हम लोग मिलकर। इफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स डिक्रीजेस, द नंबर ऑफ हार्बिवोर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स फॉर फूड ऑल्सो डिक्रीज। देखो ये डिपेंडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। अगर हम लोग सोचेंगे प्लांट्स को काट दिया जाए तो हम लोग को ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, प्लस जो लोग जैसे हम जैसे लोग प्लांट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है खाना के लिए, वो भी कम मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग प्लांट्स को हार्म करते हैं तो खुद को भी हार्म करते हैं। प्लांट्स का नंबर कम करेंगे तो खुद हमारा भी नंबर कम हो जाएगा, ओके। Then the number of herbivore depending only, they would obviously their number would decrease. Carnivore and omnivore would compete among themselves for food and survival. जब क्या होगा, हार्बिवोर का नंबर कम हो जाएगा तो कार्निवोर हार्बिवोर पर डिपेंड करता है, अल्टीमेटली उनका झगड़ा चालू हो जाएगा। किसका? कार्निवोर एंड ओमनिवोर का। तो एक प्लांट का सफाया कर देने से हमारा भी सफाया हो जाएगा। अगर प्लांट का नंबर कम कर देते हैं तो हमारा नंबर भी कम हो जाएगा, अल्टीमेटली ये पूरा चेन में हम लोग भी अफेक्ट हो जाएंगे। So in order to maintain the balance in the environment, there should be appropriate number of producer, consumer and decomposers. Okay, decomposers भी एक बहुत important role play करता है। जब plant और animal मर जाते हैं, decomposer उनको break down करके वापिस वो nutrient soil को add कर देता है, ठीक है, और वो waste accumulate होने नहीं देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि waste accumulate होने नहीं देता है। So all of this should have a appropriate number. However, human intervention or natural disaster can disturb the balance. कुछ वक्त में ऐसा हो सकता है कि बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है नेचुरल डिजास्टर की वजह से या ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, बट हम लोगों को कोशिश करना चाहिए हम लोग कम से कम ऐसा एक्टिविटी करें कि हमारा बैलेंस इन नेचर बिगड़े ना, ठीक है। अब बच्चों हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट में, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। प्रीवियसली मैंने तुम लोगों को बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम होते हैं और तुम्हारा और वैरायटी के इकोसिस्टम। साइमा जी आप बताएंगे हमें क्या क्या इकोसिस्टम है, जल्दी बताइए। पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर, ओके, और मैनमेड इकोसिस्टम एग्जांपल गार्डन, वेरी गुड, एक्वेरियम, ओके वेरी गुड। चलो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक इसी तरीके से एक इकोसिस्टम के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसा कि बच्चों हम लोग को जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होंगे क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स मतलब हर हाइट के प्लांट्स, छोटे से लेकर बड़े तक प्लांट्स, और छोटे से लेकर बड़े एनिमल्स उसके अंदर रहते हैं, ठीक है।
The part of the tree above the stem, including the branches and the leaves, is collectively called as known as crown. ये बहुत ही important part है. जब हम लोग देखो एरियल व्यू ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं, ऊपर में सिर्फ हमें पत्ते पत्ते नज़र आते हैं और मतलब पतले पतले नोकीले नोकीले पेड़ नज़र आते हैं. ये सबसे ऊपरी हिस्सा, इसे बोलते हैं क्राउन, ताज. ह्यूमन बींग ताज कहाँ पहनता है? सबसे ऊपर. तो ये जो सबसे फॉरेस्ट का सबसे ऊपर हिस्सा को हम लोग बोलते हैं क्राउन, यानी कि ताज. डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द ट्री देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ क्राउन. कभी कुछ पेड़ गोल होते हैं ऊपर से तो क्राउन गोल होता है, कुछ नुकीले होते हैं जो कॉनिफरस प्लांट जैसे होते हैं, पाइन ट्रीज होते हैं, तो ये सब उनके नुकीले, क्राउन बहुत नुकीले होते हैं. तो जैसे ह्यूमन बींग के क्राउन के डिफरेंट शेप होते हैं, प्लांट के भी क्राउन के वैसे शेप होते हैं. ओके. ट्रीज बिलोंगिंग टू द जीनस पाइनस हैव टैपरिंग क्राउन्स. मीनिंग ऑफ टैपरिंग मतलब नोकीले, इस तरीके से होते हैं. ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, टैपरिंग. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट मैंगो प्लांट अगर देखा जाए तो एक ग्लोब शेप का होता है, और अगर कॉनिफरस प्लांट जैसे कि पाइन ट्री जैसे कि मैंने कहा था, इनका टैपरिंग होते हैं. अंडरस्टूड. द ग्राउंड ऑफ द फॉरेस्ट इज कवर्ड बाय, अक्सर देखोगे जंगलों में, शायद फिल्मों में देखे ही होंगे, जंगलों में नीचे पूरे छोटे 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 पेड़, घास और पत्ते बिछे होते हैं, और उसमें रेंगने वाले सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं. तो हर किस्म के ये एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स लीव ऑन द टॉप ऑफ द ब्रांच. मंकीज मिडिल लोअर ब्रांच में रहते हैं, अपना घर बनाते हैं बीच बीच में जगह में, और जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं ये पूरे फ्लोर में बनाते हैं. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द ट्री एंड द टाइप ऑफ द एनिमल दैट लीव, फॉरेस्ट डिवाइडेड इनटू लेयर्स. बच्चों, इस लेयर को समझने के लिए अगर आप लोग ये छोटा सा डायग्राम याद कर ले, ये लेयर याद करना हम सब के लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो हम लोग पहले आते हैं सबसे ऊपर लेयर, emergent layer. The branches on the topmost layer of the tallest tree is known as emergent layer. आप सब इस डायग्राम से साफ देख पा रहे हैं सबसे tallest tree किस लेयर में आ रहे हैं? emergent layer में. This layer is at a height of 40 meters. इसके हाइट कितने होते हैं? 40 meters from the ground. एंड ये पार्ट, क्योंकि ये सबसे ऊपर पार्ट में है, इसको सफिशिएंट सनलाइट मिलती है. प्रेइंग बर्ड्स लाइक ऊंचे उड़ने वाले बर्ड जैसे कि ईगल्स एंड हॉक्स, ये इस लेयर में पाए जाते हैं. अंडरस्टूड. तो हम लोग क्या समझे? इमर्जेंट लेयर सबसे ऊपर वाले लेयर में, सबसे टॉलेस्ट प्लांट्स के ऊपरी पार्ट इसमें मौजूद रहेंगे, और इस पार्ट में बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि सफिशिएंट एबंडेंट सनलाइट पहुंचती है. ऑब्वियसली क्योंकि सबसे ऊपर पार्ट में सबसे कम सनलाइट इस पार्ट में पहुंचती है. ठीक है. और यहाँ पे बर्ड्स, प्रेइंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड हॉक्स रहते हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड्स कैनोपी. कैनोपी मतलब एक छाता किस्म का समझ लो बच्चों. अगर इस डायग्राम को गौर से देखो, ये पूरे एक छाता की तरह कवर अप कर दिया है. कैनोपी हो गया. अंडरस्टूड. दिस लेयर इज फॉर्म व्हेन द ट्री इज ग्रोइंग क्लोज टू ईच अदर, अपीयर एज ए रूफ. देखो एक छत की तरह, पूरे एक रूफ की तरह आ जा रहे हैं. ओके. ओवर द रेस्ट ऑफ द 2 floor बिलो. 2 floor मतलब अंडर स्टोरी और फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं ये. ठीक है. और एक छाता बना देते हैं इन दोनों फ्लोर के ऊपर, एक रूफ टॉप जैसा बना देते हैं. द कैनोपी मेजर्स फॉर अबाउट 20 meters to 40 meters above the ground. It has abundance of food, hence it is dwelling place of many birds, insects and monkey. जैसा कि हमने बताया, सबसे ऊंचे में प्रेइंग बर्ड्स रहते हैं, बीच में कौन रहते हैं? मंकीज, और कुछ छोटे छोटे बर्ड्स भी इसमें अपना घर बनाते हैं. ठीक है. ये 40 मीटर्स लंबे भी होते हैं. यस. इनका हाइट यहाँ से यहाँ तक, और इनका स्टार्टिंग होता है या ज़्यादातर above 40. Understood? Understory layer. This layer of the forest starts from the foot of the tree and goes up to 20 meters. फुट से स्टार्ट होते हैं, 20 मीटर के अंदर जाते हैं. समझ में आया? ये डायग्राम देख लें आप. ठीक है. मतलब स्टेम से ज़रा सा ऊपर में यहाँ पर आते हैं अंडर स्टोरी. द कैनोपी ब्लॉक्स, क्योंकि कैनोपी एक पूरा रूफ की तरह बना देता है, इसी के लिए वो सनलाइट पास होने देता नहीं है. अंडरस्टूड. विच इज़ वाई वी सी दैट कैनोपी ब्लॉक्स द सनलाइट. ओके. हियर all the lower branches of the canopy trees, shrubs, bushes and small trees are the part of the understory. Many birds, insects and few animals such as leopards, sloth bear live here. Animals such as deer, bison, elephants, etc. eat the herbs, shrubs and dwell in the understory. तो ये क्या होता है बच्चों? ये डायग्राम अगर हम लोग गौर से देखें, जहाँ से कैनोपी खत्म हो रहा है वहाँ से अंडरस्टोरी शुरू हो रहा है.
तो कुछ कुछ पेड़ के छोटे छोटे ब्रांचेस इस अंडर स्टोरी में, कैनोपी लेयर्स के जो पेड़ है उनके छोटे छोटे ब्रांचेस लोअर एंड्स इस लेयर में आ जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर शिकार करने वाले जानवर जैसे लेपर्ड्स हुए, एलिफेंट्स हुए, जो लैंड में रहने वाले जानवर पाए जाते हैं। और यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं पहुँचता है। क्यों नहीं पहुँचता है? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि कैनोपी लेयर इसको कवर कर देता है। ओके, लास्टली फॉरेस्ट फ्लोर। तो ये जो है फॉरेस्ट फ्लोर, ये डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लेयर में ज़्यादातर घास, पत्ते वगैरह पाए जाते हैं, और पूरे छोटे छोटे पेड़ जैसे कि तुम्हारा मॉसेस, फंजाइज वगैरह इस लेयर में ग्रो करते हैं। दिस इज द ग्राउंड लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। द सॉइल इज मॉइस्ट विथ वाटर, ऑब्वियसली ये पानी से हमेशा नम रहते हैं, और हमेशा डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। पत्ते गिर के यहाँ सड़ते रहते हैं, तो उनकी वजह से वो मॉइस्ट रहते हैं। ठीक है, दिस लेयर इज द होम ऑफ रैबिट, स्नेक, जैसे कि ज़मीन पे रहने वाले रेंगने वाले जानवर जैसे कि स्नेक्स, फ्रॉग, अर्थवॉर्म, फंजाई, टर्माइट्स, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस लेयर इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस। वाई? डिकम्पोजर्स यहाँ पर सारे डिकेइंग और मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये दिस इज द रिचेस्ट। और क्या होता है, सब ये जो पत्ते गिरकर इस लेयर में गिर जाते हैं, और ये पत्ते डिकम्पोज होकर सॉइल को, इसका फर्टिलिटी बढ़ाते रहते हैं। अंडरस्टूड? सो लाइक आई सेड, अगर आप इस डायग्राम को याद कर लेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स आराम से याद हो जाएंगे। सबसे ऊपर वाले लेयर में सफिशिएंट सनलाइट, उसके बाद कैनोपी लेयर blocks the sunlight for the remaining two layers. Okay, this hardly any point at any point the light penetrates. This is rich in humus. Okay, यहाँ पे पाए जाते हैं ईगल्स, हॉक्स, यहाँ पे पाए जाते हैं monkeys and different birds, यहाँ पे पाए जाते हैं elephants, leopards, etc. यहाँ पे पाए जाते हैं snakes, rabbits, earthworms, and most importantly decomposers. Over. So this is very important part of this chapter, and apart from this predation, symbiosis, parasitism, and inside symbiosis, communalism, parasitism, mutualism is very important from examination point of view. My dear children, I hope you have understood this chapter. In case you're having any doubt in any sentence, please do ask me. Thank you. Bye bye.